मुकेश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे कल गोवा जाना है, बिजनेस ट्रिप है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लूं, क्या आप लोग भी मेरे साथ चलोगे? वैसे भी मेरे साथ कोई जा नहीं रहा, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को पूछ लिया जाए। इसी बहाने आप लोग भी गोवा घूम लेंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे तू गोवा जैसी जगह पर जा रहा है तो भला हम लोग तुझे मना करेंगे क्या? क्यों बहू? लेकिन माँ जी, मुकेश तो अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं। अब वो जब अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो हम लोग क्यों जाएं? मैं तुझसे पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूँ कि हम सभी लोग कल गोवा जा रहे हैं अपने मुकेश के साथ। ठीक है बहू, कल की तैयारी कर लो। जी माँ जी। हमेशा की तरह मुकेश की माँ, उसके पिताजी, उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई सभी लोग गोवा ट्रिप पर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी कामिनी को उनके साथ जाने की तैयारी करनी पड़ती है। सभी ने अपनी अपनी पैकिंग की और फिर अपनी वैनिटी वैन में आकर अपनी अपनी सीट ली। सफर शुरू हुआ। सभी हंसते खेलते हुए जा रहे थे। एक आध घंटे ही बीते थे कि कामिनी के ससुर जी बोले, कामिनी बहू, जरा चाय और उसके साथ भजिए तो खिला दे, बिना खाए पिए सफर का मजा ही नहीं आता। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। कामिनी बहू, बेसन रखना भूली तो नहीं थी? नहीं माँ जी, मैंने बेसन रख लिया था। इतना कहकर कामिनी वैनिटी वैन के किचन में चली जाती है और इंडक्शन पर चाय चढ़ा देती है और अपने आप से कहती है, मैं तो इन लोगों के हमेशा के सफर से तंग आ गई हूँ। जब से शादी करके आई हूँ तब से इनकी इतनी सारी बिजनेस ट्रिप्स देख ली कि अब मेरा घूमने फिरने से मन ही उठ गया है। ना जाने मेरा चलता फिरता ससुराल कब सुधरेगा। अब ये लोग सारे रास्ते मजे करेंगे और मुझे खाना बना बना कर इन्हें खिलाना पड़ेगा। पता नहीं और मुझे कब तक ये सब झेलना पड़ेगा। कामिनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके देवर विशाल की आवाज आती है, भाभी जरा जल्दी से करना, इस सफर में बिना चाय कॉफी या भजिए का मजा नहीं आ रहा है। ये सफर बहुत लंबा और कठिन लग रहा है, जल्दी लेकर आओ प्लीज। बस देवर जी, ला रही हूँ, जल्दी लेकर आओ प्लीज। इस घर में शादी नहीं करके आई, न जाने कौन सी नौकर बनकर आ गई हो। खुद तो शादी कर नहीं रहे और मुझे ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इस तरह कामिनी अब बड़बड़ाते हुए काम करने लगती है और उसने जल्दी जल्दी चाय छानी और गर्मा गर्म पकौड़ी प्लेट में निकाले और सभी को सर्व करने लगी। सभी मुस्कुराकर अपने अपने पकौड़े की प्लेट हाथ में लिए हुए गाना गाते हुए पकौड़े खाने लगे। कामिनी भी अपनी सीट पर बैठ गई और पकौड़े खाने लगी। कामिनी का पति मुकेश ड्राइविंग कर रहा था। पकौड़े खाने के बाद वो कामिनी से बोला, कामिनी आज के खाने में मटर पुलाव बना लेना, मेरा मटर पुलाव खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ बहू, पुलाव बनाने में टाइम लगता है, इसलिए जल्दी जा और तैयारी करना शुरू कर दे। कामिनी परेशान होते हुए अपनी जगह से उठती है और किचन में आते ही अपने आप से कहती है, इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है मुझे बार बार ऑर्डर देते हुए। मुंह उठाकर कोई न कोई ऑर्डर पकड़ा देंगे बनाने के लिए। ये लोग जरा भी नहीं सोचते कि मुझे भी आराम की जरूरत है। ना चाहते हुए भी कामिनी को अपने चलते फिरते ससुराल के लिए काम करना पड़ता, क्योंकि कामिनी के सोचने से क्या होने वाला था, इसलिए बेचारी मजबूरी में खाना बनाती है। देखते ही देखते वो लोग गोवा जाते हैं और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब बारी थी छोटे भाई विशाल की शादी की। विशाल के लिए उसकी माँ एक बहुत बड़े घर की लड़की देख लेती है और जल्दी ही विशाल की शादी हो जाती है और पूनम दुल्हन बनकर उनके घर आ जाती है। पूनम को अपना ससुराल बहुत पसंद आया और अपनी जेठानी कामिनी तो सबसे ज्यादा पसंद आई। पूनम की कामिनी से बहुत बनती थी। अब पूनम की शादी को लगभग 15 दिन बीत गए थे। तभी एक दिन मुकेश अपनी माँ से बोला, माँ मुझे नैनीताल जाना है अपने ऑफिस पर्पस से, तो आप लोग भी नई दुल्हन के साथ तैयारी कर लो, हम सब अपनी वैनिटी वैन में ही जाएंगे हमेशा की तरह। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कामिनी का चेहरा उतर जाता है। लेकिन जब पूनम अपनी जेठानी का उतरा हुआ चेहरा देखती है तो उससे सवाल करती है, क्या हुआ दीदी, हम सभी लोग नैनीताल घूमने जा रहे हैं, ये जानकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग नैनीताल के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर शुरू होता है। सभी लोगों के साथ साथ घर की नई बहू पूनम भी इस सफर में बहुत खुश थी। सभी लोग हंसते गाते जा रहे थे। तभी विशाल बोला, भाभी जरा सबके लिए कॉफी बना लो और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी बना लेना। जी देवर जी, अभी बना देती हूँ। कामिनी उठकर रसोई की तरफ जाने लगी। तब पूनम बोली, भाभी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। अब कामिनी के साथ साथ पूनम भी किचन में जाती है। वो देखती है कि वैनिटी वैन के अंदर ही गैस, चूल्हा, राशन, खाने की सभी चीजें और बर्तन सब कुछ था। ये देखकर पूनम हंसते हुए कहती है, अरे दीदी, यहाँ तो पूरा का पूरा चलता फिरता ससुराल बसा हुआ है। भला सफर में इतनी सारी चीजें कौन ही रखता है? देवरानी जी, यहाँ तो ऐसा ही होता है, और इतना सारा सामान इसलिए है क्योंकि महीने में 2-3 ट्रिप तो इन लोगों की लगती रहती है। लेकिन दीदी, जब बाहर घूमने जाते हैं तो खाना पीना तो सब कुछ होटल से होता है, तो फिर इतनी चीजों की क्या जरूरत है? नहीं देवरानी जी, हमारे ससुराल वालों को बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए हर समय का खाना और नाश्ता वैन के अंदर ही बनता है। तो मुझसे कल पूछ रही थी ना कि घूमने के नाम पर मैं उदास क्यों हो गई, तो यही कारण है, क्योंकि हमारा चलता फिरता ससुराल महीने में ट्रिप तो लगाता रहता है, लेकिन इस ट्रिप में अगर किसी की दुर्दशा होती है तो वो इस घर की बहू की, यानी मैं, और शायद अब तुम भी। ऐसा कहकर कामिनी ने कॉफी चढ़ाई और नाश्ता बनाने लगी। पूनम भी उसकी हेल्प करने लगी। उसके बाद दोनों ने मिलकर सभी को पकौड़े सर्व किए। फिर थोड़ी देर बाद कामिनी ने सभी के लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। अंत में वे लोग नैनीताल पहुंच जाते हैं।
पूनम ने देखा कि कामिनी चुपचाप खड़ी थी। पूनम अपनी सास से बोली, माँ जी दीदी कहीं नहीं जाएंगी क्या? अरे बेटा, उसे घूमने फिरने का शौक नहीं है। अगर वो भी हमारे साथ घूमने जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? अब पूनम सारी बातें और साथ ही कामिनी की उदासी की वजह भी समझ गई। वो गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या तरीका है आप लोगों का? आप लोग खुद तो घूमने के लिए निकल जाते हो और दीदी को अपने साथ नौकरानी की तरह रख लेते हो। और मुकेश भैया, बाकी लोगों का तो छोड़ो, आपने भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? शर्म आनी चाहिए आपको। और मुझसे तो कभी आप लोग ये उम्मीद करना भी मत कि ससुराल वाले होने के नाते आप लोग घूमे फिरे और मैं बहू होने के नाते आप लोगों को खाना बना कर खिलाऊं। अरे हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन करता है बाहर घूमने का। भैया आप हम लोगों को बाहर घुमाने तो ले आते, लेकिन क्या आपने जरा सोचा है कि दीदी का कितना मन करता होगा आपके साथ बाहर जाने का, आपके साथ फोटोज खिंचवाने का? जिस तरह की दीदी की दशा है उससे तो साफ जाहिर है कि अभी मैं नई बहू हूँ ना, इसलिए मुझसे पूछा जा रहा है। कल को मैं भी पुरानी हो गई तो मेरा भी यही हाल होगा जो दीदी का हो रहा है। लेकिन मैं दीदी नहीं, मैं पूनम हूँ, पूनम। ये सुनकर सभी लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और तब मुकेश कहता है, पूनम आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम सच कहती हो, हमने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं। सभी लोगों ने कामिनी से माफी मांगी। अब उनकी वैनिटी वैन एक स्लीपिंग वैन में बदल चुकी थी। अब वो लोग घूमने फिरने तो जाते, लेकिन कामिनी को अब नौकरानी की तरह हर वक्त खाना नहीं बनाना पड़ता, बल्कि वो भी सबके साथ मिलकर एंजॉय करती। विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी, अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? बेटी जब भी तेरा मन करे तो आ जाना, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देते हैं कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओह गॉड, कितनी देर हो गई, मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम से नहाकर निकल रहा नैतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी कि तभी वो उसे संभाल लेता है। इतने में उनके कमरे में सिमरन की सास कमला आ जाती है। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हम टकरा गए थे। कोई नहीं बच्चों, अभी तो तुम्हारे दिन है खेलने कूदने के। चलो अच्छा, अब तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खाना लग गया है टेबल पर। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझती हूँ, शादी की थकान होगी अभी शरीर में। अपनी सास की बात सुनकर सिमरन सोचती है, माँ जी ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन जब मैं अपने घर पर एक बार लेट उठी तो माँ ने क्या हाल कर दिया था मेरा। हे भगवान, सुबह के 9 बज गए और ये अभी तक सोई पड़ी है। इतने बजे तक सोती रहेगी? अरे घर के काम धाम नहीं करने क्या? तेरे पापा का टिफिन और घर की साफ सफाई कौन करेगा? चल अब उठ। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बुखार सा भी लग रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगी। रमोला बस भी करो, आखिर तुम कितना कठोर बनोगी मेरी बेटी के साथ। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन कभी तो उस पर झूठी ममता दिखा दिया करो। आप चुप रहिए जी, मैं जो कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। कल को ये ससुराल जाएगी, वहाँ बीमार होगी तो क्या वो इसका बहाना सुनेंगे? नहीं ना, अभी से इसे तैयार कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उस बेचारी के साथ जरा ठीक से पेश आया करो, आखिरकार वो हमारी इकलौती बेटी है। तभी नैतिक सिमरन से कहता है, सिमरन कहाँ खो गई? चलो तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। कुछ देर बाद सिमरन तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसकी नजर उतारती है। थु 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 थु, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। मेरी प्यारी बहू, अब खाना खा ले। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर सिमरन प्लेट उठाने लगती है तो उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अब माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कोई बात नहीं बहू। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ, बर्तन है, टूट गया तो क्या दूसरा आ जाएगा? नहीं नहीं माँ जी, वो मैं सचमुच, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, मुझे मत जलाइए, मत मारिए।
करम जली, तूने ये नया कप तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। रमोला चूल्हे में से गरम लकड़ी निकालकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। सिमरन जोर जोर से चिल्लाती है, मत जलाइए मुझे, मत जलाइए। नैतिक जल्दी से सिमरन को गले से लगा लेता है। क्या हुआ, कौन जला रहा है तुम्हें? बहू क्या हुआ मुझे बता। माँ जी, एक बार मुझसे ऐसे किसी का कप टूट गया था तो उसने मुझे जला दिया था। लेकिन हम तुझे ऐसी कोई सजा नहीं देंगे। आ, तू मेरे पास आ और मेरे गले लग जा। मेरी बच्ची, यूं घबराते नहीं। ऐसे दिन गुजरते हैं। कमला अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। वो उसे किसी भी गलती के लिए डांटती नहीं थी, वो उसे प्यार से समझाती थी। कमला अपनी बहू के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बाजार से लाती रहती या नए नए कपड़े उसके लिए बनवा देती। अपनी सास का ऐसा प्यार देख सिमरन की आंखें खुशी से भीग जाती थी। ऐसे ही एक रोज कमला सिमरन की पसंद का गाजर का हलवा बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है तो सिमरन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये देख कमला सिमरन से कहती है, बस बहू बहुत हुआ। मैं जब भी तुझे ज्यादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर क्या बात है बेटी, अपनी माँ समान सास को नहीं बताएगी? माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करती हो। लेकिन तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। सिमरन को देखकर उसकी नजर उस पर फिसल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। एकदम मलाई की तरह मखमली हो तुम तो। तभी कमला भी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर दूध वाला कहता है, माँ जी देखो ना, आपकी बहू मेरा हाथ पकड़ रही है। कमला जोरदार थप्पड़ उस दूध वाले को मारती है। नास पिटे, तू मेरी बहू पर इल्जाम लगाएगा, उसे छेड़ेगा, ये ले। कमला उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। अपने ऊपर अपनी सास का भरोसा देखकर सिमरन रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, नहीं तो माँ तो। क्या माँ बहू, आप पूछ रही थी ना कि आपका ज्यादा प्यार पाकर मेरी आंखें नम क्यों हो जाती है? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही वो प्यार आपने मुझे दिया है। जब मैं 6 महीने की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। तब बाबा दूसरी माँ लेकर आए ताकि वो मुझे माँ का प्यार दे सके, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। और अब वो प्यार मुझे आपसे मिला। जैसे आज दूध वाले ने हरकत की, ऐसे एक बार मेरे यहाँ के दूध वाले ने मेरे साथ की थी, लेकिन माँ ने उसे गलत ठहराने की जगह मुझे ही गलत समझा था। कोई बात नहीं बहू, आज से मैं तेरी माँ हूँ और रमोला बहन ने भले ही तुम्हें प्यार ना दिया हो, लेकिन एक यशोदा बनकर तुम्हें पाला तो है, तभी तो मुझे इतनी प्यारी बेटी जैसी बहू मिली है। तभी दरवाजे पर रमोला और मनोहर खड़े होते हैं। ये सब बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सिमरन से माफी मांगती है। उस दिन के बाद सिमरन को अपनी सौतेली माँ और सास दोनों से बहुत प्यार मिलता है।